धन्यवाद। काची रे माटीनो कोडियो काया, जब के ने बुझावानु रे, जानकी नो नाथ पण जानी शक्यो नहीं, काले सवारे शू थवानुं रे। काची रे माटीनो कोडियो रे काया, तन मन धन ना तलल पिसती, घाणी घूम्या करती, घाणी घूम्या करती। हे भवसागर नो नहीं भरोसो, घणी ओट घणी भरती हो जी रे, घणी ओट घणी भरती। लेडू देडू लख्यूं ललाटे, लेडू देडू लख्यूं ललाटे, ऐनू ऐ देवानू रे, जानकी नो नाथ पण जानी शक्यो नहीं, काले सवारे शू थवानुं रे। काची रे माटीनो कोडियो काया, काची रे माटीनो कोडियो काया। सबसे पहले तो धन्यवाद यहाँ उपस्थित इस हमारे सभी जितने भी गुरुजनों को, सभी कलाकारों को, कलाविदों को जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, और मधु जी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ में कुछ अपनी बात साझा कर पाऊँ, कुछ चीज़ों को बता पाऊँ। मुझे गुजरात की संस्कृति के विषय में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। बहुत दिन से ये मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि मेरा जन्म हुआ गुजराती मातृभाषा के साथ, गुजराती संस्कृति में परवरिश हुई, और इस तरीके से मैं आगे चल कर के शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी बनी। और मेरी जो ससुराल हुई वो सुगम संगीत, फिल्म संगीत के माध्यम से एक जुड़ाव मुझे मिला। तो इन तीनों को ही मैं एकदम पास नज़दीक से महसूस करती हूँ, और हर बार सोचती हूँ कि कितने कई रंग हैं, कई रूप हैं। 3 मिनट का जादू भी कितना बोलता है लता जी का। हमारी लोक संस्कृति के भाव कितने ज़बरदस्त हैं, और रागदारी परंपरा के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में तो आप सभी जानते हैं, उसके विषय में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारी लोक संस्कृति, हमारे लोक कलाकार क्यों पीछे रह गए, क्यों उन्हें दोयम दर्जे का देखा जाता है, इस विषय में मधु जी का ये प्रयास बड़ा ही सुंदर है, सराहनीय है। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि लोक से जोड़ना आज के युवाओं को बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं अपनी बात लोक संस्कृति के रूप में गुजरात की संस्कृति को लेकर के बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका संबंध भौगोलिक परिस्थितियों से भी होता है। इसलिए प्राकृतिक संपदा सांस्कृतिक निर्माण में सदा सहायक होती है। शब्दकोश में नित नए नए शब्द जोड़ती है। निश्चल भावना से तन के तंबूरे पर मन के तार छेड़ती है। इसीलिए नदी को माँ कहती है और चंदा को मामा। और ऐसी संस्कृति का मात्र उदर है लोक, प्रेरणा है लोक। हम में से सभी लोक के ऋणी हैं, क्योंकि जीवन, तंत्र, भाषा, कला, संगीत, साहित्य, आचरण, अनुशासन के सारे पाठों को हमने लोक से ही लिया है, लोक से ही ग्रहण किया है। और लोक ही मानव जीवन का वह अभिन्न अंग है जो शास्त्रीयता, पांडित्य, चेतना और अहंकार से शून्य है। ये वो जीवन धारा है जिससे हम सहज ही जुड़ जाते हैं। कहीं भी अपनी संस्कृति या अपने लोक की संस्कृति दिखाई देती है, वो अपने में रच बस जाती है। ये परंपरा का प्रवाह है, सुग्राह्य है, स्वाभाविक है, सरल है और स्वतः साध्य भी है।
एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाता है, तुरंत कनेक्टिविटी मिल जाती है। लोक ने प्राकृतिक संगीत की ध्वनि के हृदय को आह्लाद से भरकर गुनगुनाने के लिए बाध्य किया। मन थिरक उठा और आत्मा के स्तर पर आनंद जो है इतना अलौकिक हो गया, इतना अलौकिक हो गया कि चाहे हम कितने भी पद प्रतिष्ठा पर जुड़े हों, लेकिन गुजरात का गरबा यदि जुड़ता है, गुजरात की शैली का कहीं भी गाना हमारे कान में आता है, हम तुरंत सब कुछ छोड़ करके उसी संस्कृति में रम जाते हैं। ये है लोक की विशेषता, लोक की परवरिश। क्योंकि लोक संगीत मानवीय संवेदना के कोश हैं। प्राकृतिक संपदा ने जिसे जन्म दिया, माटी की सुगंध व मीठी बोली के माधुर्य ने परवरिश दी, जन्म से मरण तक के संस्कार ने आकार दिया और समाज ने फिर पहचान दी। इसी प्रारूप को सामाजिक ढांचे की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करती गई और विश्व पटल पर भारत की ये विभिन्न राज्यों की जो लोक संस्कृति है वो अपनी पहचान बनाने लगी और आज उसका परचम पूरे भारत में ही नहीं समूचे विश्व में बोल रहा है, गुंजायमान है। और गुजरात की यदि हम बात करें तो लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, लोक संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस राज्य की जीवंतता का, उत्साह का, उमंग का नाम ही है लोक संगीत। औद्योगिक दौड़ के इस राज्य में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों सभी की झांकी हम यहाँ के लोक संगीत में देखते आ रहे हैं। हमारा जो गुजराती संगीत है वो नरसिंह मेहता और बैजू बावरा के संगीत से काफ़ी हद तक प्रभावित है। और जहाँ तक कि अभी हमारे पहले प्रधान जी ने बात कही कि कवियों का नाम जरूर लेना चाहिए कि किस कवि ने इसको वाणी दी है, किस कवि ने, संगीतकार ने इसको स्वर दिया। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सर कि गुजरात में मीराबाई, वल्लभ मेवाड़ो, कवि दयाराम, प्रेमानंद, नानक आदि कवियों की पद रचना प्राप्त होती है और उसी को सुनते, गुनते, बुनते हम इतने बड़े हुए हैं। और लोक संगीत की यदि हम चर्चा करें तो गुजरात के लोक संगीत में हम समझते हैं सिर्फ गरबा है और गरबा ही जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लोक संगीत की विरासत अत्यंत समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। अन्य प्रकारों की जानकारी चूँकि गुजरात के बाहर नहीं है, बाहर वालों को नहीं है, इसीलिए हम ये समझते हैं कि गुजरात का लोक संगीत मतलब गरबा। गुजराती लोक संगीत के हम देखें यदि तो 10 या 12 प्रकार हम जोड़ सकते हैं। उन सब का कभी कभी लगता है कि गरबे में एक साथ समावेश है और कभी लगता है उन सब का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। एक एक पद को देखें, उसकी कहन देखें, उसके लय देखें, बोलने का अंदाज देखें, रचनाकारों की कविता का भाव देखें तो लगता है कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर शैलियाँ हैं, एक शैली के अंदर भी कई कई उप प्रकार हैं, ऐसा हमको देखने में लगता है। तो गरबा, रास, डांडिया रास, पधार, डंगी, टिप्पणी, डायरो, लोकवर्त, मरसिया, फटना या लग्न गीत और भवईत से हम सभी परिचित हैं, और अख्यान, ये सारी शैलियाँ मुख्य रूप से गुजरात के अंदर लोक संगीत के रूप में चलती हैं और उसके पद प्रायः गाए और सुने जाते हैं। लेकिन आगे चल करके देखा जाए तो कुछ काव्य शैलियाँ भी ऐसी हैं जो संगीतबद्ध हुई और लोक संगीत की परिधि में आकर के उन्हें भी खूब गाया बजाया जाने लगा। और कुछ ऐसे समुदाय भी हुए जैसे बरौत, चरण और गढ़वी जो दोहा सोरठा छंद के माध्यम से एक कहानी को सांगीतिक शैली में कहते हैं और फिर उसे कुछ जगह पर लोक संगीत की परिधि में ला करके गाते और बजाते हैं। आज उसका भी खूब प्रचार है। एक और प्रचार है जो कि मैं अपने घर परंपरा में ही बचपन से देख रही हूँ, स्वामी नारायण परंपरा में और वैष्णव संप्रदाय परंपरा में और बरूच संप्रदाय में छोटे छोटे कई कई कड़ियों के ढोल गाए जाते हैं। और वो ढोल भी लोक संगीत का एक प्रकार है। आज चूंकि समय कम है, मैं बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं बताऊंगी। हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं कुछ इससे, उनको कुछ शोध में, कुछ अध्ययन में इससे यदि कुछ सहायता मिलती हो तो उसके लिए मैं छोटे छोटे प्रकारों की बात अवश्य करूंगी कि ये सारे लोक संगीत के सब प्रकार हैं। और जैसे देखा जाए तो गुजरात गरबे की धूम के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, इसीलिए उसको सब जानते हैं। विश्व भर की लगभग 20 यूनिवर्सिटी है जो बड़े पैमाने पर इसकी प्रतियोगिता आयोजित करती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का नाम तो एकदम मशहूर है। गरबे की परंपरा का जो कथानक हमें मिलता है, हम उसको देखते हैं कि पहले, आज़ादी से पहले
बहुत कुछ गरबे के कथानक में आता था, लेकिन बाहर जाकर के जब आज़ादी के बाद लोग अपने गुजरात प्रांत से बाहर गए, उनके व्यापारिक संबंध बढ़े, यहाँ के निवासी और जगह जाकर के उनकी आपसी संस्कृतियों का मिलान आदान प्रदान शुरू हुआ, तो हमारे गरबे के कथानक में उसकी शैलियों में बहुत सारे परिवर्तन आए और ये परिवर्तन स्वाभाविक भी थे। आज जो बात हमको करनी है विशेष रूप से, वो फिल्मी संगीत पर, फिल्मी गीत पर, खासकर हिंदी फिल्मी गीतों पर गुजराती लोक धुन का क्या प्रभाव है, इस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि गुजरात जो है वाइब्रेंट कलर्स ऑफ का स्टेट है। निखरते कलर, रंगों के कलर, उमंगों के कलर, धुन के कलर, स्वर के कलर, आत्मा के कलर, उन्माद के कलर, उत्साह के कलर, सारे कलर हमें गुजरात में मिलते हैं। अभी हम यहीं पर कोई गरबा गाएंगे तो हमारे घर के जितने बच्चे हैं कहीं कहीं से जुड़ करके वो 1-2 ताली 3 ताली के सामने नाच करना शुरू कर देंगे, नृत्य करना शुरू कर देंगे। ये है उस लोक संस्कृति की रची बसी उत्साह उमंग की मनोभूमि। तो हम यदि देखें, साहित्य संगीत की परंपरा गुजरात में अत्यंत समृद्ध रही है, परंतु फिल्म संगीत पर हम देखें तो इसे 2 फेज में हम देखते हैं। 1949 से लेकर के 90 तक का वो एक दौर था जो कुछ अलग तरीके से है गुजरात का, गुजरात की लोक संगीत को बताता हुआ, और 90 के बाद 2020 तक हम आते हैं तो कुछ अलग संस्कृति, अलग चीज़ें उसके साथ जुड़ गई। तो इन दोनों फेज को हम अलग अलग करके यदि संस्कृति की बात को समझेंगे फिल्म संगीत के परिप्रेक्ष्य में, तो ज़्यादा सही रूप से हम समझ पाएंगे। जैसे गुजरात का गरबा, हम सबसे पहले वहीं बात करते हैं। आप सबको पता है वो आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। उसके अंतर्गत जो मनोभूमि है वो आध्यात्मिक कलात्मक दोनों है। एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर दीपक होता है और घड़े में छेद होते हैं जो ब्रह्मांड का ये घड़ा प्रतीक माना जाता है, और उसमें प्रज्वलित जो दीप ज्योति है वो शक्ति स्वरूप माँ और जीवन के सत्य का एहसास कराती है। गरबा का मूल जरूर देवी पूजा है, माँ के भक्ति की अभिनव अभिव्यक्ति का नाम है गरबा। और गरबा समूह बना करके, आप सोचते हैं गोल गोल ये क्यों घूमते हैं, समूह बना करके तालियों के माध्यम से माँ के प्रति, माँ अम्बा के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। ये ताली की परंपरा भी सूचक है। मैं अपने गुजराती भाई बहनों के सामने भी इस बात को कह रही हूँ, जो नहीं जानते होंगे ये, क्योंकि वो बाहर गुजरात से अलग जा करके बसे, कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ों की भ्रांति होती है, कुछ आपस में बात कभी कभी समझ में नहीं आती है तो हम उसमें कुछ अपनी नई बात जोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने सोचा समझा और सुना है हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़ों से, तो एक ताली ब्रह्मा की इच्छा से संबंधित है और दूसरी ताली विष्णु रूपी कार्य तरंगों से मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है, और तीसरी ताली शिव रूपी ज्ञान तरंगों के माध्यम से मनुष्य की इच्छा पूर्ति कर उसे फल प्रदान करती है। ये है हमारी तीनों तालियों का समर्पण। और ताली की आवाज से, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा आवाहन की इन ताली की आवाज से जो तेज निर्मित होता है, तेज की झनकार से शक्ति स्वरूपा माँ अम्बा को जागृत करने का ये एक प्रयास है। हम माँ अम्बा को जागृत करते हैं। गुजरात के वैष्णव परिवार में माँ के दूसरे रूप माँ यमुना माता को हम आवाहन करते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि वो हमारे जीवनदायिनी शक्ति बन करके हमारे सभी पापों का हरण करे, जीवन में कष्ट को दूर करे। और फिर आगे चल करके हम देखते हैं यही गरबा कृष्ण की लीलाओं के साथ में जब जुड़ता है, बाद में कृष्ण की लीलाओं का कथानक इससे आकर के जुड़ता है, तो यही गरबा रास में भी परिणित हो जाता है। हालांकि 3 प्रकार कुछ लोग कहते हैं, गरबा मतलब पुरुष जिसे करते हैं, स्त्रियां जिसे करती हैं, और गरबी मतलब पुरुष जिसे करते हैं, और फिर गरबा रास मतलब पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के किसी डांडिया के सहायता से या ताली की सहायता से जिसे करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब इसमें कृष्ण की झांकियां इसके साथ में जुड़ी तो इसे रास गरबा का नाम दिया गया, और इस अद्भुत समन्वय ने ही गरबा रास या डांडिया रास को जन्म दिया है। और गरबा या डांडिया रास आज बहुचर्चित है, बल्कि मैं निश्चित रूप से एक बहुत बड़े कवि को या बहुत बड़े संगीतकार को तो नहीं, लेकिन एक ऐसे इंसान का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इन गुजराती गरबों की बारीकियाँ समझाई हैं, जिनको देख देख करके हम लोग ये सब सीखे। हमारे पूज्य परम पूज्य नाना श्री विट्ठल दास जी गुजराती। मैंने देखा है कि हमारी संस्था में जब पुरुष और स्त्रियों का गरबा होता था या बालक और बालिकाओं का गरबा होता था, तो वो रास गरबा में एक एक के पैर छू करके अपने नेत्रों पर लगाते थे
वो कृष्ण और राधा की छवि को उनमें देखते थे। मतलब इतने बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 साल 75 साल जिनकी उम्र रही हो, वो कृष्ण और राधा की छवि लड़कों और युवा लड़कों और लड़कियों के बीच में देख करके हाथ जोड़ करके पूरे टाइम बैठे रहते थे। तो ये एक बात हम लोगों को भी सीखने को मिलती है कि ये क्या चीज़ थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी परंपरा में जो इस प्रकार आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर जागृत करती है। तो ऐसा है हमारा गुजरात का गरबा, जो ताली, चुटकी, डांडिया, मजीरा, ढोल द्वारा भक्ति रस से पूर्ण ईश्वरीय शक्ति की भक्ति का सुर व लयबद्ध माध्यम बना और बाहर निकला गुजरात से और इतनी धूम मचाता गया। इसके बाद आते हम डायरो और लोकवर्त नाम के दो प्रकारों से, जो धार्मिक समारोह में नैतिक मैसेज देने वाले लोकगीत हैं। चूंकि समय कम है तो केवल मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर आगे चलते एक मरेसिया नाम का लोक संगीत है, जो प्रसंग अनुरूप करुण रस का लोक संगीत है। धीमी गति का चाल इसमें गाया जाता है और प्रायः इसमें वाद्यों का प्रयोग नहीं के बराबर है। अब आधुनिक परिवेश में आप कर दें बात अलग है, लेकिन प्रायः ऐसे गीतों में वाद्यों का प्रयोग नहीं होता क्योंकि अति विलंबित चाल से ये चलता है। और आगे लग्न गीत को देखें, कल अभी हम बात सुन रहे थे तो एक पंजाब के जस्सी भाई ने ये बताया था कि उनके पंजाब संस्कृति में शादी के गीत हैं, फेरे के गीत हैं, इवन कि हलवाई जब लड्डू बनाते हैं तो लड्डू के गीत हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी परंपरा में भी शादी के पहले जो कंकोत्री भेजते हैं, यानी जो शादी का कार्ड भेजते हैं, वहाँ भी परंपरा के कई गीत मिलते हैं। मैं एक गीत आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी मुझे याद आ रहा है। कंको छाटी कंको तरे मोगली, कंको छाटी कंको तरे मोगली, ए मालखिया श्रीनाथ जी रो नाम, कंको तरे मोगली, ए मालखिया बेनी बानु नाम, कंको तरे मोगली, कंको छाटी कंको तरे मोगली। ऐसे ही बहुत सारे शादियों के गाली के गीत हैं, फेरे के गीत हैं, रन्ना देव के गीत हैं, जो पूजा कराई जाती है उसके गीत हैं, ग्रह शांति के गीत हैं, घोड़ियाँ बहुत सारी गाई जाती हैं, ट्रेडिशनल घोड़ियाँ गाई जाती हैं, और जो कि अब शायद आजकल जो गाते हैं उससे सर्वथा भिन्न है वो घोड़ी। और पुराने ज़माने में जो गाई जाती हैं, आज कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी मेरे पास नहीं उपलब्ध है, वरना मैं उसको ज़रूर चलवाती। बहुत पुराने बुजुर्ग उस घोड़ी को उसी तरीके से गाते हैं और इतने मधुरता से गाते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। और ढोल के बारे में मैंने पहले ही बताया। अब छूटा भवई और आख्यान, ये ऐसे गीत हैं जिनका लोक नाट्य में प्रयोग होता था। हमारे फिल्म की गीतों ने इसका बहुत प्रयोग किया है। ये मनोरंजन और रिचुअल्स दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और ऐतिहासिक यथार्थ को इसके माध्यम से दिखाया जाता था। चाहे भवई हो या आख्यान हो, इसमें स्वांग और वेश के साथ में इसकी प्रस्तुति की जाती थी। बीच में एक गोल बनाया जाता था मंच के तरीके से और इसकी प्रस्तुति अलग होती थी, कथानक अलग होता था। तो भवई और आख्यान को फिल्म संगीत ने बहुत लिया। ये अलग बात है कि कई चीज़ों को एक साथ मिला जुला करके लिया है, लेकिन ये लोक संगीत की परंपरा आज भी बहुत देखी जाती है। अब गुजराती लोक संगीत का प्रभाव यदि हम फिल्मों में देखते हैं, जहाँ तक हिंदी फिल्मों की बात है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ख्याल से समय मधु जी इजाज़त दे रही कि मैं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँ। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि 1948-49 में गुण सुंदरी एक फिल्म बनी थी, हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में बनी, और श्री अविनाश व्यास जी ने गुजराती में इसे बनाया। फिर बुलोसी रानी और हंसराज व्यास के साथ में मिलकर के उन्होंने ही हिंदी में भी इसे बनाया। तो इन दोनों का जो पारस्परिक जो आदान प्रदान है वो निश्चित रूप से एक दूसरी संस्कृति का मेलजोल होगा, एक दूसरी संगीत का मेलजोल हुआ ही होगा। और तुरंत आप देखते हैं 1949 के फेज में एक फिल्म बनी मंगल फेरा, जिसमें गुजराती फिल्म के लिए गीता दत्त जी ने बहुत प्यारा अपना स्वर दे करके एक गाना गाया। मैं आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ उसको। ताड़ियों ना ताड़े गोरी, गरबे घूमी गाय रे, पूनम नी रात उगी पूनम
आसमानी चूंदड़ी ना, आसमानी चूंदड़ी ना लहरे या लहराए रे, पूनम नी रात होगी पूनम नी रात, पूनम नी रात होगी पूनम नी रात। ये बिल्कुल गुजराती गीत था जिसका उन्होंने गीता दत्त जी ने मंगल फेरा में ऐसे ही गाया है। ये वो दौर था जब एक दूसरे के संगीत को लोगों को आकर्षित किया और उन्होंने इस प्रकार उसकी प्रस्तुति दी। फिर आई एक फिल्म चक्रधारी 1954 में, फिर म्यूजिक दिया श्री अविनाश व्यास जी ने ही। बड़ी ही सुंदर लोक संगीत की धुन थी और गाया था आशा भोसले जी और हेमंत दा ने। बहुत ही प्यारा सा लोक संगीत का एक फॉर्म है कहना चाहिए, और धुन है जो सबके मन में है, सबके जुबान पर है गुजरात में। मैं उसे थोड़ा सा गा रही हूँ, हिंदी में पहले गाती हूँ फिर उसका गुजराती रूपांतर बताती हूँ। बादल के पालकी पे हो के सवार, आज आने वाली बरसात, बलम जरा होने दो प्यार भरी बात। अब गुजराती इसको बता रही हूँ मैं। मेहंदी ते वावी मांडवे ने नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो नानो दियरियो, नानो दियरियो लाड़को ने काई लाव्यो, मेहंदी ना छोर रे, मेहंदी रंग लाग्यो। इसी बात को 1954 में पुनः नास्तिक में ये धुन ली गई श्री रामचंद्र जी द्वारा। लता जी ने गाया इस धुन को, मेहंदी ते आवी मांडवे को ही। कान्हा बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, ओ गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम। पूरी तरीके से मेहंदी ते आवी पर ही ये धुन पर ये गाना बेस था। और ये कृष्ण रास का रूप गरबा शैली में नृत्य द्वारा फिल्माया गया। परिवेश अलग अलग होने पर भी दोनों जो है एक समान रूप से गुजरातियों को या हिंदी भाषा भाषियों को दोनों समान रूप से भाव को प्रेषित करते हैं। और आगे बढ़ते 1955 की ओर आज़ाद फिल्म आई जिसमें सी रामचंद्र जी ने लता जी को फिर गवाया। एक गाना था, ना बोले ना बोले ना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पट ना खोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे। ये कोई गीत संगीत तो उस तरीके से नहीं था, लेकिन लयात्मक अनुभूति बिल्कुल इस गीत में गुजरात की ली गई थी और पूरा के पूरा गुजरात का ये लग्न गीत वाला पैटर्न इस गीत में लिया गया। और 1949 में आई वी शांताराम की फिल्म नवरंग, ये बहुत ही चर्चित हुई। इसमें प्रॉप भी वही घड़ा यूज़ किया गया, नृत्य शैली भी थी, ढोल मजीरा भी था, झांझ भी था। पूरे तरीके से ये गुजरात की संस्कृति को झलकाता हुआ ये गाना आया, जो जन जन के जुबान पर आ गया ये गाना। आधा आधा है चंद्रमा रात आधी, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। अब इसी का गुजराती रूप आप देखिए। शरद पूनमनी रात आवी, रात आवी, गरबे रमी रास रमी रंग ताड़ी, रमी रास ताड़ी, शरद पूनमनी रात आवी। बिल्कुल इस गाने पर, इस गाने के फ्रेज को लिया गया और उन्होंने इसको जो है वो स्वर दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1960 में एक गुजराती फिल्म आई थी मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी रंग लाग्यो में कल मैंने सुना कि पंजाब से लिया गया, जसी जी ने बताया, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। बट मैं जहाँ से देखती हूँ, मेरी माँ ने जैसा कल सुन करके बताया, एक गीत उन्होंने तुरंत तुरंत गा करके बताया, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। एक गाना मैं आपको बताती हूँ। पांड डोली लूने रंग रातो,
ए जे मारो मेहंदी नो रंग रंग रातो, પાંદડો લીલું ને રંગ રાતો, ए जे मारो मेहंदी नो रंग रंग रातो। पूरे तरीके से आप देखिए, वही लय है, वही धुन है, उसी तरीके का अंदाज है, लेकिन बना गाना रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। फिर आगे चलते हैं हम नौशाद जी को, जो कि लोक संगीत को फिल्म में यूज़ करने के लिए उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने भी गुजरात की धरती को छुआ है। उनका एक बहुत ही प्रचलित गीत था, छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा छोड़ बाबुल का घर। ये भी गुजराती संस्कृति के लोकगीत से लिया गया है। और फिर आगे आई सरस्वती चंद्र फिल्म। मैं क्रमशः बता रही हूँ, जैसे जैसे फिल्में आई और जैसे जैसे आप गुजरात को देख रहे हैं, उस समय के गुजरात को देख रहे हैं। 1949 से 60 के गुजरात को मैं उस तरीके से आप देख रहे हैं, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इस फिल्म को, बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला था इस फिल्म को। और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि ऐसा आपने अभी जिक्र किया कि इसको गा करके सीमा जी बताएं, और आवाज़ थोड़ी चली गई थी, नेटवर्क बहुत इशू बन रहा था, लेकिन मैं इसको अभी शामिल कर रही हूँ अपने उसमें। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। आप देख रहे हैं गुजराती संस्कृति को। फिर आगे चलते हैं, मंथन फिल्म आई, आप जिसे अमूल के विज्ञापन में सुनिधि चौहान को देख रहे हैं। ये बहुत पहले प्रीति सागर से गवाया था वनराज भाटिया जी ने। मारो गाँव खटियावाड़ी, माँ दूध की नदिया बहे, मारो घर अंगना ना 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 ना। ये अमूल विज्ञापन का जो अभी आप सॉन्ग सुनते हैं, वो भी गुजरात की धरती से आया और फिल्म ने लिया। आज इस फिल्म को, इस गीत को सुनिधि चौहान जी ने गाया है अमूल के विज्ञापन में। आगे बढ़ते हैं मिर्च मसाला फिल्म में, जिसमें रजत ढोलकिया जी ने एक गीत बहुत प्यारा ढोल पर लिया है गुजराती संगीत का। ढोलीड़ा और पंखीड़ा ये एक ऐसे शब्द हैं जो कि गुजराती लोक संगीत के, खास करके नृत्य शैली के जो लोक धुने हैं उसमें बहुत लिया गया है। तो एक गाना था, ढोली ढोल रे बजाओ मेरे मीत के लिए, ढोली ढोल रे बजाओ मेरे मीत के लिए। ये गाना देखिए किससे लिया गया। ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ माने ही चले पूछे, ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ माने ही चले पूछे, ही चले पूछे ने माने गरबे रमूछे, ही चले पूछे रे माने गरबे रमूछे। ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले पूछे। ये उससे लिया गया। इस प्रकार हम 90 के दशक तक हम देखते हैं तो श्री अविनाश व्यास जी, सी रामचंद्र जी, नौशाद जी, कल्याण जी आनंद जी आदि बहुत सारे संगीतों के द्वारा मधुर गीत संयोजना बहुत कुछ गुजराती संस्कृति के लोक संगीत पर आधारित रही। कहीं धुन वही थी, धुन की पुनरावृत्ति थी, कहीं लय का अंदाज था, कहीं नृत्य की छटा थी और कहीं प्रकृति सौंदर्य की अद्भुत छटा से गुजरात महका। ऐसे संगीतकारों को मेरा नमन है जिन्होंने गुजरात की धरती पर इस प्रकार से गरबे को ही ढाल करके उसकी सांस्कृतिक विरासत को विश्व पर, पूरे विश्व पर, भारत से बाहर पूरे विश्व पर फैलाकर उसको विश्वव्यापी बनाया। नमन है हमारी ओर से उन संगीतकारों को। अब हम दूसरे फेज में आते हैं 90 के दशक के बाद पर। मैं बहुत ज़्यादा समय शायद ले रही हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में अब अपना काम करूँगी। फिल्म संगीत पर हम गुजराती लोक धुनों की बात करें तो परंपरा और आधुनिकता दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। बीट्स के साथ फ्यूज़न भी दिखाई देता है। गरबे की शैली जो थी उसके साथ लोक संगीत की बहुत सारी शैली आकर के एक साथ मिल गई, एक साथ मंच पर उसे मंचित किया गया। तो शैलियों का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो लगभग कहीं कहीं समाप्त दिखता है। लेकिन गुजरात की लोक संगीत की परंपरा इतनी समृद्ध, प्रभावशाली और अलग है कि परिवर्तन की ज़्यादा गुंजाइश न फिल्म निर्माता को लगी, न संगीतकार को, और मैं कहूँगी ना ही गायकों को।
तो तीनों इतनी समृद्धशाली परंपरा को वैसे ही वैसे कायम रखते हुए आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि विशेष ध्यान है कि जिन भी संगीतकारों ने या निर्देशकों ने गुजराती लोक संगीत परंपरा का चयन किया, उसमें उन्होंने धरती भी गुजरात के लिए, कलाकार भी गुजरात के लिए, वाद्य वादक भी गुजरात के लिए, नर्तक भी उसी मिट्टी के लिए, और वेशभूषा नृत्य में वो बदलाव तो संभव ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा थी। इसीलिए लोग गुजरात की लोक संस्कृति से आए हुए, लोकगीत से आए हुए गीत बहुत कुछ अलग आधुनिक परिवेश में चले गए, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ अवश्य सेट्स की बनावट में, प्रकाश व्यवस्था में, वाद्यों के पुनर्गठित स्वरूप में, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में उसको अवश्य थोड़ा सा अलग, तो वो परिवर्तन जो आया वो इस समय की मांग है मेरे ख्याल से, इसलिए वो परिवर्तन आया। और परिवर्तन और समय के साथ में थोड़ा संतुलन करना ज़रूरी था, इसीलिए वो परिवर्तन आया। परंतु परंपरा से छेड़छाड़ उतना नहीं हुआ जितना सार्वजनिक गरबा के पंडालों के आयोजन में आज होता है। मैं इस मंच के माध्यम से ये बात ज़रूर कहूँगी। एक फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम 1999 में, सुहाग की बात आप सभी जानते हैं। चूँकि इतना सुंदर उसमें लोक धुन की बात करें तो गोविंदा और अमिताभ जी को देखा जाए तो लोक संस्कृति से वो जुड़े हैं, इलाहाबाद बनारस से जुड़े हैं, इसीलिए वो जो लोक धुन का जो अंदर एक फैलाव चलता है उनकी आत्मा के साथ में, वो उनके नृत्य में भी वैसे ही दिखता है, गाने के साथ में भी वैसे ही दिखता है। तो सुहाग पर है नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, इसको गाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। हम दिल दे चुके सनम की बात करेंगे। ये संजय लीला बंसाली की फिल्म थी। ये पूरी तरीके से गुजरात संस्कृति पर आधारित थी। इसके लेखक महबूब जी, संगीतकार इस्माइल दरबार जी, गायक विनोद राठौर जी, ये सभी गुजराती संस्कृति से अत्यंत जुड़े हुए हैं। और इसकी शूटिंग भी गुजरात की धरती पर हुई और इसमें लिया भी गया गुजरात के उत्सव का, पतंग उत्सव जो गुजरात में बहुत फेमस है, उसका गीत ले करके ढिल दे रे भैया, ये गीत जो है वो गाया गया। वो पूरा के पूरा गुजरात की पतंग वाली संस्कृति को इस फिल्म में दिखाया है। और डोली तारो डोल वागे, जो आप जानते ही हैं, बहुत ही प्रचलित गीत है, उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं, आज के विद्यार्थी इससे बहुचर्चित हैं। और जो हमारे पुराने लोग भी, पुरानी परंपराओं के लोग भी हैं, वो थोड़ा सा भी कहीं इस चीज़ को सुनते हैं तो तुरंत उससे जुड़ जाते ही हैं कि कहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो इसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इस गीत में सारे फ्लेवर्स गुजरात के हैं और गुजरात के सभी प्रकार के लोक वाद्यों का भी इस फिल्म ने लगभग इस्तेमाल किया है। सिंथेसाइज़र का भी इस्तेमाल करके उस चीज़ को निकालने की भरपूर कोशिश की है। और फिर संजय लीला बंसाली ने ही एक गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म बनाई। ये भी पूरी गुजराती संस्कृति पर बेस्ड थी। आज के हमारे इतने बहुचर्चित कलाकार दीपिका जी और रणवीर सिंह ने इसमें अभिनय किया है। ये पूरी गुजराती कल्चर बेस्ड फिल्म है और जिसमें वेशभूषा का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत निकल करके आती है। ये फिल्म पूरे तरीके से गुजरात की धरती को दिखाती है और इसमें बहुत सुंदर एक उत्सव गीत भी लिया गया, भला मोरे रामा भला थारी रामा, भला मारी रामा भला थारी रामा। चूँकि आधुनिक गीत है, बहुत कुछ मेरी जुबान पर भी नहीं है, मैंने भी सुना है कहीं से, उसको थोड़ा सा कोट करने की कोशिश की है कि ऐसी एक फिल्म है जो पहले लोक संगीत पर हम लोग भी सुनते आए हैं। और इस तरीके से गुजराती लोक संगीत की परंपरा हम फिल्मों में देखते हैं। और मैंने सुन रखा है, कहीं पढ़ा भी है, संजय लीला बंसाली जी इस विषय में बहुत जागरूक हैं गुजरात को लेकर के। उनकी आगे आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी इसी गुजराती फिल्म संगीत पर ही बेस्ड है, जिसमें काठियावाड़ भुज के सारे जो है धरती का चयन किया गया है। और एक बहुत सुंदर एक गीत अभी मैं सुन रही थी, मैंने इसको कोट किया, हमारा एक बहुत पारंपरिक गीत था, पेतलपुरमा पावो वाग्यो ने मारो सूत्यो सोनीड़ो, जाग्यो जवान लाल बम अरिया रे लाल बम अरिया, बम अरिया रे लाल बम अरिया। एक नए किसी संगीतज्ञ ने थोड़ा उसमें कहा जरूर है, आगे की लाइन मुझे नहीं याद है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, कमरिया रे गाल कमरिया, कमरिया रे तारे कमरिया। इस तरीके से छोटा छोटा पैटर्न लेकर के गुजराती गीत संगीत को लिया है। और
अब बीट्स वाली बात करें तो ऐसा नहीं कि गरबे जो बने हैं वो खाली लय प्रधान बने हैं। बहुत ऐसे सामाजिक जो है उद्घोषणा को करते हुए भी गरबे बने हैं, बहुत सारी ऐसी छेड़छाड़ के भी गरबे बने हैं, बहुत सुंदर सुंदर रागों का भी धुन को हमको लगता है कि लोक से जैसे राग धुन निकली है, पहाड़ी, मांड, गारा आदि सब गुजराती लोक संगीत में भी दिखती है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण भी दिखाती हूँ। एक गरबा बहुत सुंदर, माने कली जानी ने कान छेड़ी रे, मने कली जानी ने कान छेड़ी रे, पछी कही दूँ यशोदा न कानुमा, हो कही दूँ यशोदा न कानुमा। मारो मारगड़ो रे, मारो मारगड़ो रे, मारो मारगड़ो रोकीने हाल जो था, मारो मारगड़ो रोकीने हाल जो था, पछी कही दूँ यशोदा न कानुमा, हो कही दूँ यशोदा न कानुमा। ढोलीड़ा ढोलीड़ा हो ढोलीड़ा, ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोलीड़ा, तू है वो, है तू है वो ढोल बगाड़ जे, ढोलीड़ा तू है वो, हाँ तू है वो ढोल बगाड़ जे। गरबा मा रंग जमी जाए रे रुडू, गरबा मा रंग रमी जाए रे, गरबा मा रंग रमी जाए रे। ढोलीड़ा ढोलीड़ा हे ढोलीड़ा, ढोलीड़ा ढोलीड़ा, मारी मई सागर लिया रे ढोल वागे से, मारी मई सागर ली आ रे ढोल वागे से। इस तरह के बहुत सारे गरबे चलन में है, लय धीमी, लय बीच की, फिर लय तेज। तो ऐसे ही गीतों से छोटे छोटे कट पेस को भी लेकर के फिल्मों ने लिया है और अपने संस्कृति का फैलाव ही किया है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों को विस्तार भी मिलना चाहिए। उसका मूल स्वरूप विकृत न हो पाए तब तक यदि उसको विस्तार मिलता है तो उसमें कहीं से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब बात है। तो ऐसे ही गुजरात को विस्तार मिला, गरबे के रूप में विस्तार मिला। तो कला का कोई भी रूप यदि हम देखें तो एक संस्कृति का घटक होता है, और भारतीयों के लिए कला का जो ये रूप है उसकी शुरुआत ही नहीं, उसका अंत भी देवत्व है। समय अनुरूप साहित्य, संगीत, विषयगत सामग्री में अवश्य बदलाव होता रहा है। कलाओं के शिल्पी अपनी कृतिशीलता से नई नई सर्जना करते रहे हैं, परंतु परंपरा और प्रगति का सामंजस्य करते हुए यदि उसके मूल स्वरूप में कोई विकृति नहीं आती है तो वो सर्वथा स्वागत करने योग्य है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसके साथ सामंजस्य जीवन जीने की कला। और देखा जाए तो विकास को अंगीकार करती हुई हमारी संस्कृति कितनी भी नवीन लगे, परंतु उसकी प्राणवायु परंपरागत रजकणों से ही स्पंदित होती है। हमारी परंपराएं ही हमारा उत्साह है, उमंग है, जीवन जीने की एक ललक है। तो लोक से जुड़ें, लोक ही हमारी परंपरा है, लोक ही हमारा उदर है, लोक ही हमारी माता है। युवाओं को भी लोक से जोड़ करके अपने आप को मंच पर भी प्रस्तुत करना चाहिए। ये दोयम दर्जे का नहीं, प्रथम दर्जे का गीत संगीत प्रकार है। धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ व्यंजना आर्ट की।